बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है एजुकेशन फ्रंट और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अंजुम। नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद और उनके काम आना। बेशक कुरान मजीद में भी ये इरशाद है कि कुल्लु मन अलैहा फान, यानी तमाम दुनिया तबाह होने वाली है। इस दुनिया में, इस जहां में अगर किसी चीज की बका है तो वो है इंसान के ऐसे काम जो वो दूसरे इंसानों के लिए सर अंजाम देता है। और वैसे भी अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा महबूब रखता है जो उसके इंसानों के लिए काम करता है। और खास तौर पर अगर ये काम का ताल्लुक एजुकेशन के साथ हो जाए फिर तो क्या ही बात है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी एजुकेशन के फील्ड से है और वो वाइस चांसलर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब से है। जो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया जी। तो सब जब पाकिस्तान बनाने की बारी आई तो उस वक़्त मुसलमानों ने बर सग़ीर, उनका ख्वाब यकीनन यही था कि वो हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो रहे हैं। अब अपना देश होगा, अपना राज होगा, अपना सिस्टम होगा, मईशत अपनी होगी, रियासत अपनी होगी, सियासत अपनी होगी, एजुकेशन सिस्टम अपना होगा। खास तौर पर मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है। तो क्या आप समझते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान कायम किया, वो मकसद हमने, हायर एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो मकसद वाकई हमने पा लिया है? इस वक्त यूनिवर्सिटी में अंजुम साहब कमोबेश 150 यूनिवर्सिटियां हैं। आधी इनमें से पब्लिक सेक्टर में हैं और आधी प्राइवेट हैं। जब से पाकिस्तान बना है, मैं बहसियत तालीम से वाबस्ता एक फ़र्द के मैं समझता हूँ कि शायद हमारी डायरेक्शन जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही। ताहम पाकिस्तान में तालीम इतनी बुरी भी नहीं है। तालीम में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की भी की। कई फील्ड्स में हम बहुत अच्छे हैं। हमारे डॉक्टर्स अमेरिका में, बरतानिया में, बाकी पूरी दुनिया में जाते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं। हमारे इंजीनियर्स जाते हैं, उनको कदर की नज़र से देखा जाता है। लेकिन जिस तरह हायर एजुकेशन को डिलीवर करना चाहिए था, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, हुकूमतों की अदम तवज्जुही के सबब के जीडीपी का वो हिस्सा तालीम को और हायर एजुकेशन को नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। या हम अक़वाम आलम को देखते हैं कि जब दीगर ममालिक में, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक में जो तरक्की हुई, उन्होंने अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हायर एजुकेशन के लिए मुख्तस किया। हम वो ना कर सके और तालीम शायद हमारी पहली तरजीह न बन सकी। उसके सबब ज़िंदगी के सभी फील्ड्स में हम पीछे रहें। मैं इसको सम अप करता हूँ सिर्फ एक बात कह के कि नॉलेज इज़ पावर, इल्म ही ताकत है। जो कौम इल्म में आगे बढ़ती है उसी की माशरत आगे होती है, उसी की सियासत, मईशत भी उसी की होती है। लेकिन सर ये बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आज अगर हम जापान को देखें, अमेरिका को देखें, जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें, तो उनकी तरक्की जो है उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया। तो हम गलती कहाँ हैं? क्या हमारे सियासतदान गलत हैं, हमारे दानिश्वर गलत हैं, हमारे असातिज़ा गलत हैं? गलती कहाँ है? मैं समझता हूँ कि इस तरह शायद गलती का तयन करना और किसी पर फर्द जुर्म आयद करना बहुत मुश्किल काम होगा। मजमूई तौर पर शायद हम बहसियत कौम डायरेक्शन लेस रहे हैं। हमारी समत दुरुस्त मुतय्यन अभी तक नहीं हुई, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन की। और लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। अब 75 के करीब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, और मैं ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं तालीम के हवाले से। जैसा कि आपने खुद फरमाया कि जिनकी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं, तो यूनिवर्सिटियों की ये जो मशरूमिंग हुई है,
یہ چند سالوں کے اندر اندر. اچھا، شاید یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں کی مشرومنگ ہوئی ہے. اچھا، یعنی آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ میری مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک کنال کی کوٹھی ہے، ایون کہ میں سمجھتا ہوں 10 مرلے کی کوٹھی کے اندر بھی وہ یونیورسٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو میں تو اس کو مشرومنگ کہوں گا نا. ایک لوازمات ہوتے ہیں، پورا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں جہاں بھی حکومت کو چاہیے کہ یونیورسٹی بنانے کی اجازت دے، اس کا انفراسٹرکچر، وہاں بچوں کے لیے جو سہولیات ہونی چاہیے وہ مہیا ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. مشرومنگ شاید کہنا اس لیے غلط ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں 700 سے زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں، 700 سے زیادہ. جاپان میں، امریکہ میں ایک شہر میں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں. ایک ملک میں 20-20 ہزار یونیورسٹیاں ہیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، پاکستان کے مقابلے میں ان کی آدھی آبادی ہے. اور یورپی ملکوں میں تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی قومی پیداوار کا بڑا حصہ 20%، 18% ان کی تعلیم گاہوں سے آتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ بڑی بڑی فیسیں وصول کرتے ہیں کیونکہ علم میں ان کا معیار اونچا ہے. تو اگر اور یونیورسٹیاں بنیں گی اور ان میں ایک صحت مند مقابلہ ہوگا، الٹیمیٹلی وہی یونیورسٹیاں باقی رہ جائیں گی جو ڈیلیور کرنے والی ہوں گی، جن کی کریڈیبلٹی ہوگی، اور باقی خام جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم، وہ خود بخود وہ پیرش ہو جائیں گے. اب ذرا ہم، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی سے، اور ایک جو پلس پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بغیر کسی خوشامد کے، وہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی نے جو خاص طور پر جو ریسرچ کا شعبہ ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ میڈیسن سے ہے، چاہے اس کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے، ریسرچ کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا ہے، خاص طور پر آپ کی قیادت میں آپ کی یونیورسٹی میں، میں اس حوالے سے آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر آپ کے پاس وہ کورس ہی گیدر سنگھی تھی جس کا استعمال آپ نے کرتے ہوئے بے شمار جو ہے وہ اپنے یہ جو کام کیے، ساتھ ساتھ سماجی کام بھی آپ نے شروع کر دیے. یعنی ایک جو آپ کی سرگرمیاں تھی تعلیمی وہ تو تھیں ہی، وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی کام بھی آپ نے شروع کر دیے. میں عرض کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ کریڈٹ میری اس ٹیم کا ہے. میرے پاس یونیورسٹی آف سرگودا میں کم و بیش 256 کے قریب پی ایچ ڈی ہیں. پاکستان سے جہاں سے بھی مجھے جوہر قابل ملا، جن شرائط پہ بھی ملا، میں ان کو یونیورسٹی آف سرگودا لے گیا. 256 پی ایچ ڈی ہیں، 222 سے زیادہ میرے پاس ایم فل اساتذہ ہیں، اور سبھی فیلڈز میں ہیں. جو آپ نے ریسرچ کی بات کی، اس ضمن میں عرض کروں گا کہ یونیورسٹی آف سرگودا شاید واحد یونیورسٹی ہے جس کا اپنا میڈیکل کالج ہے، اپنا انجینئرنگ کالج ہے، اپنا ایگریکلچر کالج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے سارے ڈسپلنز ہیں ہمارے پاس. یو نیم اینی ڈسپلن، وہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ہے. یونیورسٹی آف سرگودا میں اس وقت جو ہمارے کیمپسز ہیں، خاص طور پر جو سرکاری کیمپس ہیں، یونیورسٹی آف سرگودا کا مین کیمپس اور ہمارا میاں والی کا کیمپس اور بھکر کا کیمپس، 27,684 ہماری انرولمنٹ ہے. اور ان تینوں کیمپسز میں ریسرچ میں بہترین اساتذہ ہم نے مہیا کیے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ وہ کسی ایک گروپ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ پاکستان میں اپنے فیلڈ میں بہترین لوگ ہیں. میں نے ان کو، یعنی رشتہ داری صرف میرٹ کی ہے، رشتہ داری میرٹ کی ہے. اگر مجھے بلوچستان سے بہترین استاد ملا، میں اس کی شرائط پہ اس کو سرگودا یونیورسٹی میں لے آیا. لاہور سے ملا، ملتان سے ملا، کراچی سے ملا، پشاور سے ملا، جہاں سے بھی مجھے اچھا استاد ملا میں ان کو یونیورسٹی آف سرگودا میں لے آیا. حقیقت یہ ہے کہ 21ویں صدی کا ویژن ہے کہ ملٹائی ڈسپلن آپ کی اگر اپروچ ہوگی، انٹر ڈسپلنری اگر آپ کی اپروچ ہوگی، اور مختلف یانگز اور ڈسپلنز کے لوگ جب اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ مارک کریں گے وہ گرے ایریاز جہاں فردر پروگرس کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پر میڈیکل سائنس میں کوئی کام اس وقت نئی انوویشن کا نہیں ہو سکتا اگر بایو کیمسٹری کا بندہ
फार्माकोलॉजी का, फार्मास्यूटिक्स का डॉक्टर के साथ ना हो। मैं आपको उसकी सिर्फ मेडिकल साइंस से एक मिसाल देता हूं कि वो सरगोदा यूनिवर्सिटी कर सकी तो महज इसलिए कर सकी कि हमने इस 21वीं सदी के विजन के पेश नज़र मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के लोगों को एक छत के नीचे जमा कर दिया। मैं इसकी वजाहत यूं करूंगा कि जहां भी पानी कंटेमिनेटेड होगा वहां पेट की बीमारियां और इंटेस्टाइन की बीमारी होगी, आम होगी बेशक। पाकिस्तान में 80% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता और सरगोदा के इलाके में पानी बहुत ही ब्रैकिश है और उसमें आर्सेनिक है, संख्या है पानी में, खतरनाक हद तक उसमें आर्सेनिक है। जहां आर्सेनिक होगी आपकी इंटेस्टाइन बर्बाद हो जाएगी। हल अल्टरनेट डे पे कम से कम एक मरीज जरूर सरगोदा में आता है जिसकी इंटेस्टाइन, रिपीटेड परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन का वो मरीज है, उसकी बड़ी आंत फट जाती है। अंजुम साहब, जब बड़ी आंत फटती है सारा गंद पेट में फैल जाता है। डॉक्टर क्या करता है, यहां से यहां तक बड़ा सारा इंसिजन देके मेडिकेटेड वाटर से पेट को धो देता है। अच्छा, सुचरिंग की गुंजाइश इंटेस्टाइन में बहुत कम है, वो इस तरह पोरस सी हो जाती है, उसमें स्टिचेस बाकी नहीं रहते और चूंकि इंटेस्टाइन ही कुदरती गुजरगाह है वो फिर पड़ जाती है। पाकिस्तान में कम से कम 100 में से 90 आदमी मर जाते हैं रिपीटेड परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन के सबब। अच्छा, हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, वो इंटेस्टाइन काट के गट को छोटा कर देते हैं और बंदे को एंजाइम्स पे रख देते हैं। अगर इससे भी बंदा ना बचे तो वो फिर यहां एक बैग लगा देते हैं। अपने देहातों में इधर उधर कई लोगों के ये बैग लगे देखे होंगे। मेरे पास सर्जन आए, मेरे कहने लगे कि डॉक्टर साहब यू लव इनोवेशन, आई हैव एन आइडिया। डॉक्टर साहब, वो प्रोफेसर हैं सर्जरी के। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या आप, यानी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के जो सर्जन? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज के, मेरे मेडिकल कॉलेज के। कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरा आइडिया ये है कि जब पहली मर्तबा इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो तो हम उसके अंदर फेस्टुला ट्यूब डाल दें। मेरा बहुत अच्छा राब्ता कैम्ब्रिज के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ है। मैंने उसके डायरेक्टर को टेलीफोन किया, मैंने कहा ये आइडिया मेरे पास आया है, वुड इट वर्क? तो मुझे हंस के वो डायरेक्टर कहने लगा, वाई इट डिडंट अकर टू मी, ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी कि इंटेस्टाइन के अंदर फेस्टुला ट्यूब डाली जा सकती है। क्या बात है। अच्छा, उसने मुझे मशवरा दिया कि आप ब्लड टेस्ट भी बच्चे का, मरीज का करवाएं और जो एंटीबायोटिक उसको सूट करती है सेलुलोज की बेस रखते हुए उसमें उस एंटीबायोटिक का अमेजा शामिल करें, उससे हीलिंग का प्रोसेस तेज हो जाएगा। मैंने 2 लाख रुपया सैंक्शन किया। 1,84,000 में या 1,87,000 में हमने फेस्टुला ट्यूब बनवा ली, उसकी डाई बनी, उसके बाद वो ट्यूब बनी। रबर, मैं सादा लफ्जों में अर्ज करूं, हमने वही इस्तेमाल की जो दूध पीने के लिए बच्चों के निप्पल की, उनके फीडर पे निप्पल की रबर होती है। मैं टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। हमने वो ट्यूब, फेस्टुला ट्यूब 11 मरीजों में इंसर्ट की। अच्छा, यानी ये तजर्बा कामयाब रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मरीजों को हमने यहां जनाह अस्पताल में, कुछ को एलाइड में, बाकी को सरगोदा में। आप हैरान होंगे, ऑल 11 सर्वाइव्ड, ऑल 11 सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी की बात यह है कि अब हमने इस पेटेंट को रजिस्टर होने के लिए अमेरिका रवाना कर दिया है। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स के पास भेजा है। यकीन कीजिए यही 21वीं सदी का विजन है कि ये इदारे अपने पांव पे तब खड़े होंगे जब तक विजन हो। अगर विजन होगा, अगर आप नए तजर्बे करेंगे, आपके तजर्बे कामयाब होंगे, तब आपको पूरी दुनिया आपकी तरफ देखेगी। अब एक अमेरिकन कंपनी है, वो हमसे बात कर रही है कि हमें 100,000 ट्यूब्स चाहिए। बखुदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा अगर ये हमारा बहुत कामयाब रहे और वहां से पेटेंट होके आ जाए, इसी एक इनोवेशन पे यूनिवर्सिटी चलती रहेगी। मैं अभी बाकी का आपको नहीं बताता।
کہ باقی یونیورسٹی نے فارماسیوٹکس میں کیا کام کیا، ایگریکلچر ڈاکٹر صاحب آپ کی یہیں سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے، وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، تو ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔